हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसिरी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम को। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। उसी नियम को आधार बनाकर उपयोगिता विश्लेषण का यह अगला नियम बनाया गया है, समसीमांत उपयोगिता नियम। इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। इसका सबसे पहले जो प्रतिपादन है 1818 में जर्मनी के अर्थशास्त्री H. गोसेन ने ही किया था, इसलिए उन्हीं के नाम से इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। इसके अलावा इस सिद्धांत को प्रतिस्थापन का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, तटस्थता का नियम, उपभोग का नियम, मितव्ययता का नियम, आनुपातिकता का नियम, कई नामों से जाना जाता है। अब हम इस सिद्धांत की परिभाषाएं देख लेते हैं पहले, फिर ये सिद्धांत क्या कहता है उसे देखेंगे। गोसेन के अनुसार यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि के बिंदु तक पूरी करना संभव नहीं है, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जिस पर उनकी तीव्रता समान हो जाए। इसी तरह मार्शल का कहना है, यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जो अन्य प्रयोगों में लाई जा सकती है, तो वह उसको विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि सभी उपयोगों में उसकी सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। ऐसे ही स्टोनियर और हैग जो है वो ये कहते हैं, यदि उपभोक्ता अधिक से अधिक संतुष्टि चाहता है तो उन्हें प्रत्येक वस्तु का द्रव्य में सीमांत महत्व इसकी कीमत के बराबर करना होगा। हिक्स के अनुसार जब प्रत्येक अवस्था में व्यय की सीमांत इकाई से उपयोगिता में समान वृद्धि होती है तो उपयोगिता अधिकतम मिलती है। इन सब परिभाषाओं में एक चीज़ जो समान है वो यह है कि अंत में उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता मिलती है। सीमांत उपयोगिता सब जगह समान होती है। अब हम इस नियम में क्या कहा गया है इसकी व्याख्या करते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम यह बताता है कि अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का आवंटन इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। इसलिए इसे समसीमांत उपयोगिता नियम कहा गया है। समसीमांत उपयोगिता की, जहाँ सीमांत उपयोगिता आपकी समान हो जाए। किसकी उपयोगिता समान हो जाए? आप अलग अलग वस्तुओं की इकाइयाँ उपभोग कर रहे हैं, प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। आपका जहाँ अंतिम उपभोग है हर वस्तु का, वो सीमांत उपयोगिता हर वस्तु की बराबर होनी चाहिए। इस नियम के 3 आधार हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, मनुष्य के पास सीमित साधन है, मनुष्य अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि करना चाहता है। तो इन सभी प्रयासों में वो अधिकतम संतुष्टि करने के लिए इस नियम को कहीं ना कहीं देखता ही है। अब हम इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता के पास मुद्रा की 7 इकाइयाँ हैं। अब उन 7 इकाइयों से वो चाहे तो ए की, आप देखिए यहाँ इकाइयाँ लिखी हुई हैं, अगर वो ए की 6 इकाइयों का उपभोग करे और बी की 1 इकाई का उपभोग करे तो 33 + 29 + 25 21 + 17 13 + 29 उसे जो
उपयोगिता मिलेगी, कुल उपयोगिता, वो उपयोगिता अधिकतम नहीं होगी। ऐसे ही यदि वह 6 इकाइयाँ बी पर उपभोग करे और 1 इकाई ए पे उपभोग करे तो भी उसकी उपयोगिता अधिकतम नहीं होगी। और हमारा नियम ये कहता है कि अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए, तो वो नियम भी यहाँ लागू नहीं हो रहा। तो हम नियम के अनुसार यदि चलेंगे तो हमें ये देखना है कि किस वस्तु की तीव्रता सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले तीव्रता वस्तु की ए की ज़्यादा है, इसलिए उपभोक्ता उसके लिए सीमांत उपयोगिता 33 प्राप्त कर सकता है। तो पहली इकाई उपभोक्ता ए वस्तु पे खर्च करता है, उससे उसे 33 के बराबर उपयोगिता मिलती है। दूसरी इकाई वो ए और बी दोनों में ही खर्च कर सकता है, पर चूंकि ए का 1 इकाई का उपभोग कर चुका है तो वह दूसरी इकाई का उपभोग बी के लिए खर्च करेगा। तीसरी इकाई का खर्च करेगा तो ए पर, चौथी इकाई वह बी पर खर्च करेगा, पांचवी इकाई वह ए पे खर्च करेगा, छठी इकाई वह इस पे खर्च करेगा, सातवीं इकाई वह इस पे खर्च करेगा। तो हमारा जो नियम कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई, 7 इकाइयाँ उसकी खर्च हो गई, वो ए की 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। ये देखिए 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। चौथी इकाई से उसे सीमांत उपयोगिता मिल रही है 21। बी की वो 3 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, अंतिम इकाई है, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 21। तो प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। ये नियम हमारा क्रियाशील हो रहा है। और इन सीमांत उपयोगिताओं को अगर जोड़ा जाए, इनको और इनको, तो जो आपकी कुल उपयोगिता है वह अधिकतम आएगी। ये देखिए इन चारों को जोड़ा जाए और इन तीनों को जोड़ा जाए और इन दोनों का योग किया जाए तो हमारी कुल उपयोगिता 183 आई। तो जो ये दर्शाती है कि यदि हम इस सिद्धांत के अनुसार चलते हैं तो हमें कुल उपयोगिता, कुल संतुष्टि अधिकतम प्राप्त होगी। इसे हम रेखाचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। वस्तु की इकाइयाँ x अक्ष पे दी गई है, सीमांत उपयोगिता y अक्ष पे दिया गया है। ए वस्तु का सीमांत उपयोगिता वक्र आपका ये दिया हुआ है, बी वस्तु का सीमांत उपयोगिता वक्र आपका ये दिया हुआ है। हमने देखा कि ए वस्तु की जो है वो 4 इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है और बी वस्तु की, ए वस्तु की 4 इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है और बी वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है। तो ये जो रेखा है इसके आधार पर इन दोनों की सीमांत उपयोगिता यहाँ बराबर है, इसलिए यह समसीमांत उपयोगिता रेखा है। ई और एच दोनों पर दोनों की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर है। इसके अगर इधर या उधर कहीं पे भी जाएं तो कुल उपयोगिता कम हो जाएगी। आप देखिए यदि यहाँ 2 इकाई का उपभोग किया जाए तो यहाँ सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं है, इस सीमांत उपयोगिता रेखा के आधार पे नहीं है। और यदि वह यहाँ से यहाँ चला जाता है तो भी सीमांत उपयोगिता जो है वह अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं है। तो इसकी 4 और इसकी 3 इकाइयों का उपभोग करके ही उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार। अब हम देखते हैं इस सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या। हमने अभी तक ये देखा कि सिर्फ मुद्रा की इकाइयाँ 4 इकाई एक पर, 2 इकाई 3 इकाई एक वस्तु पर उपभोग की गई, लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या की, मार्शल तथा उनके अनुयायी, उन लोगों का ये कहना था कि
सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उनके मूल्य का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। सिर्फ सीमांत उपयोगिता समान नहीं होनी चाहिए, उनके मूल्यों का महत्व भी है, इसलिए मूल्यों का अनुपात भी समान होना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जो समीकरण दी वो ये है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और x वस्तु का मूल्य बराबर होना चाहिए, y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और y वस्तु का मूल्य, z वस्तु की सीमांत उपयोगिता और z वस्तु का मूल्य। और यदि इसे संक्षेप में लिखा जाए तो mu(x) अपॉन px, mu(y) अपॉन py, mu(z) अपॉन pz बराबर mu(n) अपॉन pn। जितनी भी आपके n है, इकाइयाँ हैं, उतना। अगर हम इसे एग्जाम्पल से देखें तो आप देखिए, वस्तु की इकाइयाँ दी हुई है 8, दाल दी हुई है 2 रुपये प्रति किलो और गेहूं दिया हुआ है 1 रुपये प्रति किलो। एक उपभोक्ता के पास यदि 16 रुपये हैं और अगर वह संपूर्ण आय गेहूं या दाल पर व्यय करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता हमें दी हुई है। अब आप देखिए कि इस नियम के अनुसार क्या होगा। उपभोक्ता के पास है 16 रुपये, पहली इकाई और दूसरी इकाई यहाँ खर्च करेगा, उसके बाद फिर 2 इकाइयाँ यहाँ खर्च करेगा, फिर वो 2 इकाइयाँ यहाँ और 1 इकाई यहाँ खर्च करेगा। इसी तरह फिर अगली इकाई यहाँ खर्च करेगा, यहाँ वो इकाइयाँ खर्च करेगा। तो इस तरह से उसके 16 रुपये जो खर्च होंगे वो कीमत की अनुपात को ध्यान में रखकर, मतलब 40 रुपये जो हैं, 40 उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो 2 रुपये कीमत की अनुपात है, तो यहाँ उसकी 2 इकाइयाँ खर्च होगी, यहाँ उसकी 2 इकाइयाँ खर्च होंगी, यहाँ उसकी 2 इकाइयाँ खर्च होंगी। तो इस तरह से वह जो है इस प्रकार से खर्च करेगा कि उपभोक्ता जो है वो, जैसे इसमें 5 किलो तो वो दाल खरीदेगा यहाँ 20 तक, और आप देखिए 20 तक 5 किलो अगर वो दाल खरीदता है तो 2 रुपये दाल के हिसाब से वो 10 इकाइयाँ यहाँ पर खर्च कर देगा और 6 इकाइयाँ वो गेहूं की खरीदता है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो 20/2 10 और 10/1 10। तो अंतिम इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वह और उनके कीमत का अनुपात यहाँ पर बराबर है। यह है इस सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या। अब हम इस सिद्धांत का महत्व देखें तो समसीमांत उपयोगिता नियम का हर क्षेत्र में महत्व है, चाहे वह उपभोग के क्षेत्र में हो, चाहे वह उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे विनिमय के क्षेत्र में हो, वितरण के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में इस सिद्धांत को जो है आधार बनाया जाता है और इसके आधार पर जो है नियम बनाए जाते हैं। राजस्व में भी इस समसीमांत उपयोगिता नियम का बहुत महत्व है। यह नियम, रॉबिन्सन ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह नियम जो है वह अर्थशास्त्र का आधार है। दुर्लभ साधनों को असीमित लक्ष्यों की संतुष्टि के प्रयोग में इस नियम की आवश्यकता हमें पड़ती ही पड़ती है।